मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी लोगों को देंगे कई परियोजनाओं का तोहफा। वैदिक घड़ी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। संदेश खाली हिंसा का आरोपी 55 दिन बाद गिरफ्तार। दोपहर 2 बजे कोर्ट में होगा पेश। ईडी टीम पर किया था हमला। जल्द बच सकता है चुनावी बिगुल। चुनाव आयोग की टीम पहुंची लखनऊ। आला अधिकारियों के साथ होगी बैठक। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बड़ा हादसा। पिकअप वाहन पलटने से 14 लोगों की मौत, 21 गंभीर रूप से घायल। कानपुर में पेड़ से लटका मिला 2 किशोरियों का शव। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। सुसाइड या मर्डर में उलझी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। टीएमसी नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, जब भाजपा संदेश खाली की महिलाओं की आवाज बनी और कोर्ट ने बार बार फटकार लगाई, तब जाकर टीएमसी ने शाहजहां शेख पर गिरफ्तार की कार्रवाई की। विधानसभा से लेकर हर जगह ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी ने शाहजहां शेख को क्लीन चिट दी। वहीं अब प्रियंका गांधी और इंडी गठबंधन के अन्य नेता क्या कुछ बोल रहे हैं इस मुद्दे पर, दिखाएंगे। तृणमूल कांग्रेस किस बात पर इतरा रही है? उनको तो बताना चाहिए कि आज गिरफ्तारी शाहजहां की नहीं हुई है। 50 दिन के बाद तृणमूल कांग्रेस ने स्वीकारा है कि शाहजहां तो हमारे पास ही था। दरअसल पिछले 50 दिन से जब भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली की महिलाओं की आवाज बनने का काम किया और जब कोर्ट को बार बार फटकार लगानी पड़ी, तब जाकर तृणमूल कांग्रेस ने आज शाहजहां को गिरफ्तार दिखाया है। ये तो केवल आई वॉश है, ये केवल कॉस्मेटिक है और ये संरक्षण प्राप्त शाहजहां था। आज इसका प्रमाण है कि राज्य द्वारा संरक्षण इसको मिल रहा था। कुणाल घोष ने तो बोल ही दिया कि अब क्योंकि हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी, हम उसको प्रोड्यूस कर लेंगे। इसका मतलब कि वो हमेशा तृणमूल के साथ ही था। आज सवाल ये भी बनता है कि असेंबली से लेकर हर जगह पर ममता दीदी और अभिषेक बैनर्जी ने शाहजहां को क्लीन चिट डिफेंड किया और दूसरी ओर जो हिंदू महिलाएं जिनके साथ बर्बरता हुई, उनके लिए आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार किया। परंतु आज जब ये सारे घटनाक्रम की वजह से शाहजहां को गिरफ्तार दिखाना पड़ रहा है, तो सवाल ये बनता है कि आज प्रियंका वाड्रा इंडिया अलायंस के नेता जो अमूमन महिलाओं के विषय पर बोलते हैं, क्या आज वो कम से कम बोलेंगे? ये केवल और केवल आई वॉश है, ये केवल और केवल कॉस्मेटिक गिरफ्तारी है और किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस उसे बचा रही थी, शाहजहां को बचा रही थी, उसका प्रमाण। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यहां रहने वाले ग्रामीणों का आरोप है, टीएमसी नेता शाहजहां शेख ने यहां की महिलाओं का यौन शोषण किया है और लोगों की जमीनों पर कब्जा किया है। अगर किसी ने इसका विरोध किया तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी और पिटाई भी की। इस बीच बीते दिनों कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई और इसके बाद ममता बनर्जी सरकार ने 1 सप्ताह में शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने की बात कही। इस बीच अब शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले पर पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है, एक डील के तहत शाहजहां शेख ममता पुलिस के सुरक्षित हिरासत में है। पुलिस डीआईजी भास्कर मुखर्जी उनका गाड़ी में उसको फौलता लेकर गया। फौलता से हिंदीटा करेंगे, फौलता से उनको मेरा ट्वीट करने का बाद वहां बुसीराट में लाया। इसलिए ये अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। जितना टाइम तक सेंट्रल एजेंसी इसको हिरासत में नहीं लेगा, उतना टाइम तक वहाँ का पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। पुलिस कह रही थी कि कोर्ट प्रोटेक्शन देके रखी थी, उसके बाद 2 घंटे कोर्ट का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस पूरा कोर्ट में बताया, कोई ऑब्जर्वेशन था, जहाँ हमारी कोई
ये इंटरलोकेटरी स्टे नहीं है। एक गलत भ्रम टीएमसी का नेता लोग ने और पुलिस पैदा कर रहा है। अरे भाई अरेस्ट नहीं है, आप लोग भ्रम पैदा कर रहा है। ये उनका कस्टोड संरक्षण में था। कल पिछले नाइट 12 बजे, डे बिफोर यस्टरडे नाइट 12 बजे मिडनाइट से उन्होंने पुलिस का साथ था। उसको पहले डीआईजी भास्कर मुखर्जी का साथ फौलता भेजा गया। उसका बाद मेरा एक मिल में सब आ गया। उसका बाद फिर शाम को बाद उनको लाकर उनको अकुंजीपाड़ा घर में लेकर गया। उसका बाद मीनाखा लेकर अरेस्ट सुन किया। इट्स ए अंडरस्टैंडिंग अरेस्ट एश्योर्ड बाय दी ममता सरकार कि आपको कुछ होने वाला नहीं है। आपको 5 स्टार विजिल भी मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करने का परमिशन है। जितना टाइम तक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का पास ये छोटा दाऊद नहीं जा रहा है, जितना टाइम तक प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टी डीएमके पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं लेकिन झूठ क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया था। वहीं पीएम मोदी ने कहा आज अगर देश 100 कदम आगे बढ़ता है तो तमिलनाडु भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़े, ये मोदी का संकल्प है। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्किन पर अपने स्टिकर चिपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में, अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। भाइयों बहनों, ये तमिलनाडु डीएमके के नेता, उन्होंने देखना अब संभव नहीं रहा, कुछ देख ही नहीं सकते हैं। और जो देख नहीं सकता है उसको क्या कहते हैं आपको मालूम है। और इसलिए भारत की प्रगति देखने को तैयार नहीं है, भारत के स्पेस की प्रगति देखने को तैयार नहीं है। और जो पैसे आप देते हैं, जो टैक्स तमिलनाडु के भाई बहन देते हैं, उन पैसों से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया और एडवर्टाइजमेंट दे करके उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की हार और मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत पर तंज कसा। उन्होंने कहा राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने में कांग्रेस ने हिमाचलियों की अनदेखी कर एक बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया, जिससे राज्य की जनता में गुस्सा था और इसका आक्रोश कांग्रेस ने अपने विधायकों में भी नजर आया। उन्होंने आरोप लगाया राज्य में विकास के कार्य ठप है और सरकार के मंत्री एक दूसरे पर ठीकरी फोड़ने में लगे हैं। क्योंकि बड़े बड़े वायदे कांग्रेस ने बड़े और झूठे वायदे करके सत्ता तो हथियाई थी। डिफरेंस भी मात्र 0.9% का था, यानी कि 1% से कम वोट हमें मिला। एक डिफरेंस जो था कांग्रेस और बीजेपी के वोट में, वो 1% से कम था। उसके बावजूद उनकी सरकार बनी, क्योंकि बड़े बड़े वायदे किए थे। 1500 रुपये प्रति महीना हर महिला को देंगे, बड़े वायदे किए थे, लेकिन वो कुछ पूरे नहीं हुए। कांग्रेस के विधायकों को चेहरा दिखाना मुश्किल हो गया था। मुख्यमंत्री के यहाँ सुनवाई नहीं थी। आक्रोश जनता में तो था ही, कांग्रेस के विधायकों में भी बढ़ चढ़कर आक्रोश बाहर आया
और उनको पहला अवसर जैसे मिला राज्यसभा के चुनाव में, कुछ लोगों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ वोट किया। अब वो दरारें और बढ़ती नजर आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की फूट कलह और नजर आ रही है, और जो एक लंबा इंतजार 14 महीने तक करके देखा कि सरकार में कुछ नहीं हो पा रहा, विकास भी थम गया, वायदे भी पूरे नहीं हो पा रहे, तो स्वाभाविक है कि जनता का आक्रोश ये कांग्रेस के नेताओं ने देखा कि अब कांग्रेस को पूरी तरह से जनता नकारने वाली है, तब कांग्रेस के अंदर ये गतिविधियां शुरू हुई हैं। और मैं यही कहूँगा, ये तो होना ही था और हो रहा है। 14 एमएलए सस्पेंड कर दिए कांग्रेस। देखिए, जितना मर्जी अन्याय करेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये एक बात स्पष्ट है कि हिमाचल की जनता किसी बाहर वाले को भी राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में जो कांग्रेस लाई, उसको स्वीकार नहीं था। ये कांग्रेस के नेताओं को, विधायकों को भी स्वीकार नहीं था। साथ ही साथ एक मौका था अपना आक्रोश दिखाने का, वो उन्होंने दिखाया है, लेकिन जो स्पीकर महोदय ने किया वो अनुचित है, वो नहीं करना चाहिए था। अगर उनके पास नंबर्स नहीं है तो उसका पहला उदाहरण उन्होंने खुद दे दिया है कि बीजेपी के विधायकों पर गाज गिरा रहे हैं, जहां एक और उनके अपने कांग्रेस के विधायक छोड़। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीतामढ़ी पहुंचे। वे दरभंगा एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सीधे पुनौरा धाम पहुंचे, जहां उन्होंने जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम में पूजा अर्चना की और इसके बाद वो सीतामढ़ी के द्वारका पैलेस में भाजपा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बुद्धिजीवियों के साथ संवाद करते दिखे। अपने संबोधन में उन्होंने मोदी सरकार के कामकाज और उसके भविष्य के विजन के बारे में बात की। एक ही परिवार को भारत रत्न मिलता था, मिले हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन क्या राजेंद्र बाबू को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? किसने दिया? किसने दिया? बोलो फिर जी, किसने दिया? क्या कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने की गरीबों के लिए अपने जिस्म का पसीना बहाया, जोखिम उठाया, क्या उस कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? किसने दिया? और बहनों भाइयों, नरसिम्हा राव ये कांग्रेस के नेता थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। हम लोगों ने भेदभाव नहीं किया। हमने यह नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी के हैं या किस पार्टी के हैं। हम लोगों ने नरसिम्हा राव जी के योगदान के लिए भी भारत रत्न इस उपाधि से विभूषित किया। यह भारत ओबीसी कमीशन को भी संवैधानिक दर्जा देने का काम किया हमारी सरकार ने। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुए साधराम हत्याकांड की जांच अब एनआईए करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह बड़ी घोषणा की है। दरअसल साधराम के परिजनों ने सीएम साय से मुलाकात की और इसके बाद गृह मंत्री विजय शर्मा और मुख्यमंत्री साय ने मैराथन बैठक के बाद यह निर्णय लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, पिछले दिनों साधराम यादव की निर्दयपूर्वक हत्या कर दी गई और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। साधराम के परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पिछले दिनों साधराम यादव की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई और उससे कोई दुश्मनी नहीं था, फिर भी लोगों ने बिल्कुल निर्दयतापूर्वक गला रेत कर उसकी हत्या कर दिए और इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। और आज उनके परिजन, उनके तीनों भाई, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर न्याय मांगने के लिए हम लोगों के पास आए हैं। वैसे दोषीदार सब उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जिस निर्दयता के साथ हत्या हुई है साधराम यादव की, उसको देखते हुए परिजनों का मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा दोषीदार लोगों को मिले। तो आज मुख्यमंत्री के नाते हम परिजन को, और हमारे गृह मंत्री भी स्वयं, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र की ये घटना है,
धर्मलाल जी भी यहाँ पर समक्ष में हैं, तो हम इस जांच को एनआईए को सौंपेंगे ताकि मतलब सूक्ष्म इसकी जांच हो, और अगर इसमें और भी किसी तरह का कोई बात हो तो भी सामने में आए, क्योंकि कोई दुश्मनी रहता है तो इस तरह की कोई घटना होती है, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और इस तरह से नृशंस हत्या किए हैं, तो हमको लगता है ये कोई व्यक्ति की हत्या नहीं लेकिन एक विचारधारा की हत्या है। तो इसकी सूक्ष्म जांच होनी चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए एनआईए को सिफारिश करेंगे कि इसकी जांच वो करें। पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पानी, बिजली और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को पिछले कुछ वर्षों के भीतर काफी मजबूत बनाने का दावा कर रहे हैं। सीएम ने दिल्ली की नई सोलर नीति की घोषणा के साथ ही कहा, दिल्ली में 400 यूनिट से भी अधिक बिजली का उपयोग करने वालों के बिल जीरो हो गए हैं। वहीं दिल्ली सरकार नीतियों को लागू होने में देरी पर मंत्री अतिशी ने उपराज्यपाल को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, एलजी साहब ये चाहते हैं कि नई पॉलिसी आचार संहिता लगने से पहले लागू ही ना हो। दिल्ली में दिल्ली सरकार इस सोलर पॉलिसी को देश की शायद सबसे बेहतरीन और प्रोग्रेसिव पॉलिसी के तौर पे सराहा गया। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो दिल्ली में रहने वाले 400 यूनिट से ज़्यादा बिजली कंज्यूम करने वालों को भी ज़ीरो बिजली का बिल मिल सके, इसका प्रावधान करती है। अभी तक दिल्ली में दिल्ली सरकार 200 यूनिट तक बिजली फ्री देती है, 200 से 400 यूनिट पे 50% सब्सिडी देती है, लेकिन ये पहली बार एक ऐसी पॉलिसी आई जिसके माध्यम से 400 यूनिट से ज़्यादा बिजली प्रयोग करने वालों का भी बिजली बिल ज़ीरो हो सकता था। तो स्वाभाविक बात थी कि दिल्ली के लोगों ने इसका स्वागत किया, इसके प्रति बहुत उत्साह बना। जब से मुख्यमंत्री जी ने इसको अनाउंस किया, उसी दिन से हमें फ़ोन आने लगे, व्हाट्सएप आने लगे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से कि हम कब से इस पॉलिसी के तहत सोलर पैनल लगवा सकते हैं। जो एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान इस पॉलिसी का था वो ये था कि सोलर पॉलिसी के हर यूनिट को जनरेट करने पर जो अपने घर पे सोलर रूफटॉप लगाएगा उसको सरकार बिजली बनाने के पैसे देगी। दैट मीन्स कि अगर मेरे घर के छत पर सोलर प्लांट लगता है, मैं जितनी बिजली जनरेट करती हूं मुझे फ्री तो मिलेगी, लेकिन उसके अलावा सरकार इस सोलर पावर जनरेशन के लिए मुझे अलग से पैसे देगी। 3 किलोवाट तक की बिजली के लिए 3 रुपए यूनिट इंसेंटिव दिया जाएगा सरकार से, और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक 2 रुपए प्रति यूनिट का इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ना सिर्फ मेरा बिजली का बिल जीरो आएगा, मैं सोलर पावर प्लांट के माध्यम से, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के माध्यम से पैसे कमा भी सकती हूं। ये इतनी एम्बिशियस सोलर पॉलिसी है कि दिल्ली के बढ़ते हुए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बावजूद इस सोलर पॉलिसी के माध्यम से हमारा ये टारगेट है कि 2027 तक दिल्ली में इस्तेमाल होने वाली 20% बिजली सोलर एनर्जी के माध्यम से आएगी, जो शायद मेरे ख्याल से किसी भी राज्य से ज्यादा होगा। 29 जनवरी को इस पॉलिसी को कैबिनेट द्वारा पास किया गया। उसके 2-1 दिन बाद एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैबिनेट के डिसीजन का आया। फिर पावर डिपार्टमेंट ने इस फाइल को एलजी साहब के पास भेजा। यह बहुत दुख की बात है कि एलजी साहब द्वारा इतनी बेहतरीन सोलर पॉलिसी जो दिल्ली के लोगों को फायदा देगी, जो पर्यावरण को फायदा देगी, जो प्रदूषण को कम करेगी, एलजी साहब सबसे पहले तो इस फाइल को लेके बैठ गए। उन्होंने कई दिन तक इस फाइल को वापस ही नहीं भेजा। फिर इस मुद्दे को पावर डिपार्टमेंट ने एलजी ऑफिस से परस्यू किया। मैंने व्यक्तिगत तौर पर एलजी ऑफिस से बात कर करके कई बार यह सवाल पूछा कि सोलर पॉलिसी की फाइल कब वापस आएगी, क्योंकि हमें सोलर पॉलिसी को नोटिफाई करना है।
हमारे इतने परस्यू करने के बाद जब एलजी साहब इस फाइल को और रोक नहीं पाए तो उन्होंने ऊल जलूल सवाल लगाकर इस फाइल को वापस भेज दिया। यह ऊल जलूल सवाल लगाने से, यह ऑब्जेक्शन लगाने से क्या होता है, इस ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है, आप इस बात को समझिए कि अब जब अनेकों सवाल के साथ फाइल वापस आएगी, जब ऑब्जेक्शन के साथ फाइल वापस आएगी, तो वो एक अफसर से दूसरे अफसर के पास जाएगी, दूसरे अफसर से तीसरे अफसर के पास जाएगी, तीसरे अफसर से चौथे अफसर के पास जाएगी और ये फाइल घूमती रह जाएगी। ये ऑब्जेक्शन लगाने का सिर्फ एक ही ध्येय है कि इस पॉलिसी को रोका जाए और अगले महीने आने वाली आचार संहिता से पहले इस पॉलिसी को नोटिफाई नहीं होने दिया जाए, इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं होने दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये सोलर पॉलिसी नोटिफाई हो जाती है और अगर ये सोलर पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाती है तो दिल्ली वालों को इससे फायदा होगा। दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल की सरकार से खुश होंगे, उनके पॉलिसीज से खुश होंगे, उनको वोट डालेंगे। तो आज एलजी साहब इस शहर की, इस राज्य की सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे होने के बावजूद अपनी पद की गरिमा को भूलकर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में वोट दिलवाने के लिए आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर जनसभा को संबोधित किया और अपनी बीजेपी में जाने की अटकलों को पूरी तरह से खारिज किया। इसके साथ ही कमलनाथ ने यहां कांग्रेस कार्यकर्ता को आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार रहने की नसीहत दी। मेरी भावना थी, कोई सरकारी जमीन तो नहीं बनाया, क्या क्या हमने बनाया। मैंने तो 14 साल पहले सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया था। इससे बड़ा हनुमान मंदिर नहीं है। मेरी भावना थी, कोई सरकारी जमीन तो नहीं बनाया, अपनी जमीन पर बनाया। हम सबसे धार्मिक भावना है। तो भाजपा वाले भड़काने आए, तरह तरह की अफवाहें, कमलनाथ आ रहे हैं भाजपा में। कभी मैंने कहा मैं भाजपा में जा रहा हूं, मैं क्या पागल हो जाऊं? जाएगी ये सब खर्चा न करूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। आपने इतने साल मेरे प्यार में विश्वास दिया। मैं कमलनाथ को विदा करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है, मैं विदा होने के लिए किया। मैं अपने आप को छोड़ना नहीं चाहता, ये तो आपकी मन इच्छा की बात है। तो ये चुनौती हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से आक्रमण, पर डरिएगा मत, ये इनका दिखावा होता है। आम जनता को आपको समझाना, किसी की इंतजार नहीं करिएगा कि इसने मुझे बोला नहीं काम करते, ये तो आपको खुद करना है। 6 हफ्ते की बात खुद भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आपको खुद करना है। और मुझे आप सब पर पूरा विश्वास है। आपने ये नींव बना के रखी है। इन बच्चों को ये तो बने बने नींव देखी है, पर जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने नींव देखी, उन्होंने नींव बनाई और इस नींव को और मजबूत करें और अपने छिंदवाड़ा के विकास की एक नई यात्रा शुरू हुई। मुझे इसका पूरा विश्वास है। आपका मुझे प्यारा विश्वास मिलता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की डिंडौरी में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई जबकि 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा शाहपुर थाना व बिछिया पुलिस चौकी क्षेत्र में अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन के पलटने से हुआ जिसमें 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है हादसे के शिकार लोग एक शादी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। वहीं घायलों का शाहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज चल रहा है जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये
हम सब लोगों को बहुत खेद है और जिस तरह से ये जो हादसा, सड़क हादसा हुई, इसको लेकर के हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा शोक व्यक्त करते हैं। और जिस तरह से मैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे उपस्थित हुई, मैं भी जिस तरह से अभी यहाँ पे देखी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन के सभी अधिकारीगण हैं और अचानक ऐसी घटना होने के बाद जिस तरह से अभी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि किसी के पति नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी की माँ नहीं है, अचानक ये घटना में, और बहुत बड़ी घटना है, इस घटना में छोड़ करके उनके परिवारजनों को चले गए। हम ऐसे दुख की घड़ी में, ऐसे पहाड़ जैसे दुख जो अचानक ऐसी घटना हुई, ऐसे दुख के घड़ी में उन परिवारजनों के साथ हमारी सरकार और हम सब लोग, हमारे माननीय विधायक सब उनके साथ हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। वाकई में ऐसी स्थिति देख कर के मुझे खुद भी बहुत दुख हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे जो मृतक परिवार हैं उनके लिए उन्होंने 4-4 लाख रुपए की घोषणा किया है और जिला प्रशासन की ओर से रोगी कल्याण की तरफ से हमने 20-20 हज़ार रुपया उनके परिवार को देने का घोषणा किया है। क्या जानकारी लगी हादसे की, कैसे हुआ ये हादसा? गाड़ी अन्यत्र हुआ है ऐसा मुझे जो जानकारी लगी है, चूँकि ब्रेक फेल होती तो ब्रेक फेल होने से गाड़ी सीधे आगे बढ़ती और जब पूरी चलती हुई आई गाड़ी और अचानक ऐसी घटना हुई है, उसकी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रशासन को निर्देश किए हैं कि उसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। ओवरलोड भी हादसे का कारण हो सकता है क्योंकि ये परिवार की जिस तरीके से मैंने यहाँ आने के बाद पता चला कि एक परिवार की चौक बारसा का कार्यक्रम था और जाते समय तो इन लोगों ने अच्छे से गए हैं, वापसी में इन लोगों ने एक तो ओवरलोडिंग भी थी और पूरे परिवार के लोग थे। जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि पूरे परिवार के लोग थे, 3-4 लोग उमरिया के थे, बाकी लोग एक ही परिवार से, एक ही गांव से 7-8 लोग थे। तो ऐसे सभी ऐसे 4-5 गांव के जो परिवार के जन थे वो सभी लोग वहाँ पे उपस्थित थे। कौन से समाज परिवार के थे? ड्राइवर को पुलिस अपने हिरासत में ली है और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होगी। वाहन का जो है बीमा फिटनेस भी नहीं था, जानकारी लग रही है। जो भी होगी उसमें ये जांच का विषय है और जांच करके उनके ऊपर बराबर उस पर कार्रवाई करेंगे और उच्च स्तरीय जांच भी कराएंगे। कौन से परिवार समाज के थे? आदिवासी समाज के थे और जितने बैठे हुए थे वो सब भी आदिवासी थे और जो वाहन चालक था वो भी आदिवासी था। जम्मू कश्मीर में सोमवार को मौसम ने एक बार फिर करवट बदली। जम्मू, सांबा, उधमपुर समेत ज्यादातर इलाकों में बादल छाए हुए हैं। तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। यही अधिकांश जिलों में न्यूनतम पारा 0 डिग्री से नीचे चल रहा है। लेह पर लगातार दिन और रात का तापमान 0 डिग्री से नीचे चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 27-29 फरवरी के बीच कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वहीं पर्यटन स्थल गुलमर्ग के भारतीय सेना के पहले से ओपन विंटर गेम्स 2024 संपन्न हो गई। विंटर गेम्स में 676 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। माना जा रहा है घाटी में किसी भी शीतकालीन खेलों में सबसे अधिक है। इस खेल प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, खेल कौशल और सौहार्द के असाधारण प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। पीर पंजाल पर्वतमाला की सुरमई बर्फ से ढकी चोटियों के बीच शीतकालीन खेल कश्मीरी युवाओं की ऊर्जा और उत्साह के लिए एक सकारात्मक आउटलेट प्रदान करते हैं, जो उनकी क्षमता को रचनात्मक और प्रतिस्पर्धा प्रयासों की ओर ले जाते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने दिल्ली बुलाया था। सीबीआई ने गवाह के तौर पर अखिलेश यादव का नाम फाइल में दर्ज किया, लेकिन अब बताया जा रहा है अखिलेश यादव आज दिल्ली नहीं जाएंगे और सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक अभी तक अखिलेश यादव का दिल्ली जाने का इरादा नहीं है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव के करीबी नेता का कहना है लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कल अखिलेश यादव की पार्टी ऑफिस में पहले से कई मीटिंग्स हैं, ऐसे में दिल्ली जा पाना संभव नहीं है। बता दें, जनवरी 2019 में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, खनन अधिकारी और अन्य कई लोक सेवा के खिलाफ
प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप है सरकारी कर्मचारियों ने हमीरपुर में खनिजों का अवैध खनन होने दिया। सरकार द्वारा समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक के साक्ष्य देने की मियाद अब पूरी हो गई है। इस बीच परीक्षा को रद्द करने के लिए अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का हुजूम देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है जिस तरीके से पुलिस भर्ती की परीक्षा रद्द हुई है, इस तरह समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए। वहीं प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की लगातार तबीयत भी बिगड़ रही है, जिसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है। हमारा आयोग को लेके आरओ री एग्जाम के लेके मांग हमारा 2 हफ्तों से चल रहा है। लगातार हम लोग दिन रात एक किए हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि आयोग एक री एग्जाम का नोटिस जारी करे और अपना जो जांच है वो जांच कर रही है, हम आयोगी जांच करवा रहे हैं वो कराती रहे। हम लोग यहाँ दिन रात एक बैठे, बहनें हमारी बैठी हैं साथ में, हम बैठे हैं। प्रशासन की तरफ से यहाँ लाइट काट दी जाती है, ना तो पानी की सुविधा है। हमारी बहनें हैं, ना तो एक लेडीज कांस्टेबल, कोई नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था है। और हम लोग दिन रात यही लगे एग्जाम री एग्जाम की पूरी मांग है। आयोग और सरकार और प्रशासन हमारा हौसला तोड़ना चाह रहा है, लेकिन वो भूल रहे हैं कि हम स्टूडेंट हैं और हम एक हैं। हमारा हौसला कोई नहीं तोड़ सकता और जब तक ये लोग रद्द नहीं करेंगे पेपर, हम हटेंगे नहीं। वो लाइट काट दे, पानी काट दे, कोई व्यवस्था ना करे, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ना करे। हम देवरिया से हैं और हम स्टूडेंट हैं और जो सबकी मांग है वही हमारी मांग है और हमारी सबकी एक ही मांग है, पेपर रद्द करो, री एग्जाम का डेट दो। मांग है जो है कि री एग्जाम करवाया जाए, आयोग जल्द से जल्द नोटिस जारी करे, री एग्जाम करवाए। योगी जी से यही हम अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी बातों को सुने और जो नोटिस जारी करवाएं। यूपीपी का जो एग्जाम हम लोग का आरओ का जो एग्जाम पहले हुआ था और यूपीपी का बाद में हुआ था, लेकिन उन सबका एग्जाम हो गया, डेट आ गया, लेकिन हम लोग का अभी क्यों नहीं आ रहा है? हम लोग इतना लेट क्यों हो रहे हैं? टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, 10 दिन 15 दिन करते जा रहे हैं। बताइए इन सबका क्या मतलब है? इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।